हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर पर। और ट्रांसफार्मर यह ऐसी सिग्निफिकेंट डिवाइस है और चीज़ है जो आप खूब देखते हैं और बहुत नाम लेते हैं। हर कोई जानता है ट्रांसफार्मर का काम क्या है। ठीक, अपने आसपास देखेंगे तो कहेंगे हाँ, एक ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट वाले में कन्वर्ट करता है, या 33,000 वोल्ट को 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ऐसा आप देखे होंगे। कई डोमेस्टिक डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, उसमें ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। तो वहाँ पर भी कहीं लो वोल्टेज है तो हाई करना, स्टेबलाइजर जैसे आप यूज़ करते हैं, कहते हैं कहीं लो वोल्टेज है तो बहुत सारे लोग घरों में स्टेबलाइजर रखते हैं थोड़ा हाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो कई अप्लायंसेस वहाँ पर, जैसे टीवी वगैरह में, पहले ज़्यादातर, अब तो टीवी दूसरे आ गए हैं, सब एलईडी वगैरह आ गए, तो हाँ हाई वोल्टेज ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पहले जो सीआरटी या पिक्चर ट्यूब वाले जो टीवी हुआ करते थे, वहाँ पर थोड़े हाईयर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती थी। तो वहाँ पर भी जो आपको 220 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, उससे हाई वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो वहाँ अंदर ट्रांसफार्मर हुआ करते थे। तो भी आप ज़्यादातर अप्लायंसेस में जो डोमेस्टिक है, वहाँ पर कम से कम ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जहां हाईयर वोल्ट को लोअर वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। आप मोबाइल ले लीजिए, बैटरी चार्जर लीजिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोबाइल आपका 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, इसी के आसपास का आउटपुट उसका होता है। जो चार्जर है 4.5 वोल्ट के आसपास, और सप्लाई आपको दिया गया कितना, 220 वोल्ट। उस सप्लाई को कन्वर्ट करके लोअर वोल्टेज में लाना पड़ता है। तो वहाँ उसकी ज़रूरत है। तो क्योंकि जो भी आप आजकल जो अप्लायंसेस हैं, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होते हैं, वो लो वोल्टेज ऑपरेटिंग कंपोनेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है हायर वोल्ट की। तो हम लोग स्टार्ट करें बात। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से ही चैनल जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। ऐसे ही हम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, और आप अपने सलाह, अपने सुझाव ज़रूर हमें भेजा करिए। तो आइए बात करते हैं ट्रांसफार्मर पर। तो ये ट्रांसफार्मर है। इस पार्ट में, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्या है, वह कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, इन पर फोकस करेंगे हम। तो पहले तो यही कि ट्रांसफार्मर है क्या, ये क्या करता है कि हायर वोल्ट सप्लाई को लोअर वोल्ट सप्लाई में और लोअर वोल्ट सप्लाई को हायर वोल्ट सप्लाई में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और यह काम करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस पर। ओके, एसी पर ही काम करता है, डीसी वोल्टेजेस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। तो ऐसे इनका, अब इनकी ज़रूरत क्या है, तो एक तो यही कह सकते हैं कि ऑपरेटेड ऑन एसी। ओके, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस के लिए एसी वोल्टेजेस। ओके, सो ये हायर वोल्ट को लोअर वोल्टेज सप्लाई में और लोअर वोल्टेज सप्लाईज को हायर वोल्टेज सप्लाई में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ओके, सो अच्छा, अब ये भी है कि वही सप्लाई है, एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करता है सिस्टम या सोर्स जहाँ से हम सप्लाई लेते हैं, तो वही एनर्जी हमारे यहाँ आती है। ट्रांसफार्मर से पहले जितनी एनर्जी का फ्लो है उधर से आ रही है, उतनी ही एनर्जी ट्रांसफार्मर के बाद है। तो अगर हायर वोल्ट की सप्लाई है और हम जो हमारे घर की ओर सप्लाई आती है वो लोअर वोल्ट की सप्लाई है, कम से कम आप तो ये सुनते हैं कि 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट को ट्रांसफॉर्म करने वाला ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ले में आसपास कहीं होता है। तो जहाँ पर 11,000 वोल्ट की सप्लाई है, उसको 220 में कन्वर्ट करना किस लिए किया जाता है, और अगर हम 11,000 पर ही रखें या 11,000 ही क्यों किया जाता है, इतने हाई वोल्ट पर सप्लाई क्यों होती है, वो किस लिए किया जाता है, इन दोनों पर हम बात करेंगे। तो अगर हाई वोल्ट की सप्लाई है, एनर्जी तो वही आ रही है, फ्लो एनर्जी का वही है, पर सेकेंड जितने जूल्स ट्रांसफार्मर में आ रहे हैं उतने ही जूल्स बाहर हमारी ओर आ रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि हम जितने जूल्स ड्रॉ कर रहे हैं या सप्लाई से ले रहे हैं, उतने ही जूल्स उधर से आ रहे हैं, फ्लो तो वही है। हाँ, कुछ ट्रांसफार्मर में लॉस भी हो जाता है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि
11,000 वोल्ट से जो सप्लाई आ रही है बहुत ज़्यादा एनर्जी की होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो है, और जो 220 वोल्ट की सप्लाई है वो एनर्जी का फ्लो वहाँ पर कम है। ऐसा नहीं है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है और वहाँ पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं है तो भी ये हाइयर वोल्ट से लोअर वोल्ट में ट्रांसफॉर्म करता है, और जितनी एनर्जी हम ड्रॉ करते हैं, लेते हैं या कंज्यूम करते हैं, सेम एनर्जी, ओके, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एनर्जी इनपुट टू द ट्रांसफार्मर। ओके, तो बाहर की 11,000 वोल्ट की सप्लाई से ट्रांसफार्मर को वही एनर्जी फीड हो रही है जो हम एनर्जी ले रहे हैं। अगर ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं हो रहा है, अगर कुछ 10-20% लॉस हो रहा है तो बाकी हमें 80% एनर्जी तो मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि 220 वोल्ट और 11,000 वोल्ट पर जो एनर्जी की सप्लाई है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये हार्डली 10% का डिफरेंस होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? और हायर वोल्ट की सप्लाई आप सुनते हैं कि 11,000, 33,000, 1,32,000 इतने वोल्ट्स की सप्लाई क्यों रखते हैं और 220 वोल्ट की क्यों कर लेते हैं जब हमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करना पड़ता है तब। तो आइए यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जो ये सप्लाई होती है जहाँ बहुत हाई वोल्ट है वहाँ पर लो करंट से ही काम हो जाता है, क्योंकि पावर क्या है, पर सेकेंड एनर्जी ड्रॉन अगर देखा जाए तो पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज पावर। ओके, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, एंड दिस इज VI। ओके, VI, या आप RMS वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो VI भी यूज कर सकते हैं। तो हमें जितनी पावर चाहिए पर सेकेंड, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो होनी चाहिए। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट मान लेते हैं कि 1000 वाट का है या 2000 वाट का है, तो हम हर सेकेंड में 2000 जूल एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। ओके, हम हीटर चला रहे होंगे, हम लैंप्स ऑन किए हुए हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, हमारे फैन ऑन किए हुए हैं, कूलर ऑन किए हुए हैं, या रेफ्रिजरेटर है, तो ऐसी जगहों पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो हम जितना ड्रॉ कर रहे हैं तो हम वो पावर चाहिए। अब मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो हम अगर 2000 वाट पर है 2000 जूल पर सेकेंड एनर्जी हम ले रहे हैं, तो V इंटू आई क्या होना चाहिए, ट्रांसफार्मर से पहले जो 11,000 है वहाँ पर भी, और ट्रांसफार्मर के बाद, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसको कह रहे हैं कि वहाँ लॉस नहीं हो रहा है, तो ट्रांसफार्मर के बाद भी क्या हो रहा है, वहाँ पर V इंटू आई, वहाँ का V इंटू आई कह रहे हैं, यहाँ का भी अलग है, यहाँ का भी अलग है, तो 2000 वाट होना चाहिए यहाँ का और वहाँ का, दोनों जगह का। तो डेफिनेटली अगर आप V1 I1 की बात करें और V2 I2 की बात करें, ये पावर है, ये इनपुट पावर और आउटपुट पावर ट्रांसफार्मर का उतना ही होगा अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो ये जानिए कि अगर ये 11,000 वोल्ट है और ये 220 वोल्ट है, पावर तो वही होगी। तो ये करंट क्या होगी, 11,000 मल्टीप्लाइड बाई I1 इक्वल्स 220 मल्टीप्लाइड बाई I2, डेफिनेटली दिस I1 विल बी मच स्मॉलर देन I2, यही होगा, बहुत कम करंट हो। तो ऐसा किस लिए किया जाता है, हम इस पर बात करेंगे। और यहां पर करंट ज़्यादा होगी, वोल्ट कम है, और वही हमको एनर्जी मिलेगी। हमारे जो अप्लायंसेस हैं, जो लैंप्स हैं, बाकी आयरन हैं, हीटर है, जो भी डिज़ाइंड हैं, वो इसीलिए डिज़ाइंड होते हैं कि हम 220 वोल्ट पर इसको यूज़ करें, इसको ऑपरेट करें। तो इतनी कितनी करंट ड्रॉ करेगा, तो जो अगर 100 वाट का अगर लैंप है, या ऐसा बोलते हैं 220 वोल्ट पर हम सप्लाई ले रहे हैं, 100 वाट का है, तो हाफ एम्पियर करंट से फ्लो कर रही होगी। तो हम उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस इतना रखते हैं कि 220 वोल्ट की सप्लाई है तो 100 वाट होना चाहिए, तो 220, तो P क्या है, 100 वाट, और 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो फिर I कितना होना चाहिए, लेस देन हाफ एम्पियर। ओके, लेस देन हाफ एम्पियर होना चाहिए, तभी क्या होगा, 100 वाट होगा। तो एक लैंप में से करंट कितनी फ्लो हो रही है, लैंप का जो फिलामेंट है 100 वाट का है, तो उसमें हाफ एम्पियर से कम करंट फ्लो हो रही है।
अगर हमको 100 वाट रखना है और ये हायर वोल्ट पर उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो और कम ही करंट से काम हो जाएगा। तो एक कम करंट या ज़्यादा करंट करने का पर्पस क्या होता है, ये बस पर्पस ये होता है कि रास्ते में जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, बहुत लंबे तार है, जहाँ आपका पावर स्टेशन है या जहाँ पावर प्रोडक्शन है, जहाँ थर्मल पावर स्टेशन है या जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन है, तो वहाँ पर से आपके यहाँ वायर इतने ज़्यादा लॉन्ग वायर है, मीन्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वायर हैं, तो इतने बड़े वायर में रेजिस्टेंस तो होगा कुछ ना कुछ, एंड दैट रेजिस्टेंस यू कांट चेंज दैट रेजिस्टेंस। सो इफ मच करंट इज ड्रॉन थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस, बहुत लंबी सी लाइन है, उसका रेजिस्टेंस है और बहुत सारा करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइंस में जो लॉस होगा हीट के फॉर्म में I²R, बहुत ज़्यादा लॉस होगा, यही लॉस होता है। तो ट्रांसमिशन लाइंस बहुत बड़ी हैं, अगर यहाँ करंट अगर लो होता है, रास्ते में करंट लो होता है, जहाँ पर 1,32,000 वोल्ट पर सप्लाई है या 33,000 पर सप्लाई है या 11,000 पर सप्लाई है, वहाँ पर करंट बहुत कम होगी ना, तो कम ही करंट है। हम जहाँ 220 वोल्ट पर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ हाफ एम्पियर करंट चल रही है 100 वाट के लिए। अगर 100 वाट के लिए हमें क्या करना है, 22,000 अगर वोल्ट सप्लाई हम लें तो क्या हो जाएगा, हमें करंट बहुत कम ही करंट से काम हो जाएगा। तो हमें उसके लिए फिर अलग लैंप डिजाइन करना पड़ेगा बहुत हाई रेजिस्टेंस का, कि 22,000 वोल्ट अगर लगाएं तो भी करंट बहुत कम हो, क्योंकि हमें 22,000 अगर हम वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो करंट कितनी होनी चाहिए, ये तो बहुत कम हो जाएगी ना, 100 ही चाहिए हम। तो करंट हो जाएगी आपको 1/220 एम्पियर, ऐसा हो जाएगा ना, तब ना 100 वाट होगा, तब ये 100 वाट होगा, 100 वाट। तो जितना हाई वोल्ट यूज करेंगे कम ही करंट से काम हो जाएगा। तो अगर कम करंट, रास्ते में कम करंट है, ट्रांसमिशन लाइन में कम करंट है, कनेक्टिंग वायर में कम करंट है, तो वहां पर वायर में, ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, वहां लॉस बहुत कम होगा। लॉस कैसे होगा भाई, ये रेजिस्टेंस तो आप बदल नहीं सकते, यहां करंट आप बदल सकते हैं। अगर करंट बहुत ज्यादा ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, लॉस बहुत ज्यादा होगा, कि ये जो लॉस होगा I²R, ये तो आप यूज नहीं कर रहे हैं। लॉस तो आपके फिलामेंट लैंप में भी हो रहा है, लेकिन वो उस लॉस को आप यूज कर रहे हैं, वो तो आपका डिजायरेबल लॉस है, ठीक है। यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिसिपेशन है इलेक्ट्रिक लैंप में, वो तो डिजायरेबल है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, वायर बहुत लंबे आ रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर लंबे वायर हैं, अगर वहाँ पर आप लो वोल्ट पर ले आएंगे, वहाँ पर अगर लो वोल्ट पर सप्लाई ले आएंगे तो बहुत सारा करंट होगा, बहुत हाई करंट होगा, तो लॉस बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आपको चाहिए ना कि एक आप सिटी के लिए आप ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। इसके लिए मैंने आपको चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी डिटेल में इसको बताया हुआ है, तो वहाँ भी इसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बता दे रहे हैं कि अगर लो वोल्ट पर ही सप्लाई ले आते हैं तो फिर पूरे सिटी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा करंट हमें इलेक्ट्रिक मेन से लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी तो ड्रॉ करेंगे ना। यहाँ इसी लाइन से आप भी करंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसी लाइन से दूसरा भी करंट ड्रॉ कर रहा है, तीसरा भी करंट ड्रॉ कर रहा है, यहाँ से ड्रॉ कर रहा है, तो सारी करंट तो इसी में से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा करंट होगी। और इतना लंबा वायर, बहुत सारी करंट होगी। लो वोल्ट पर ले आ रहे हैं तो बहुत हाई करंट की ज़रूरत है, और हाई वोल्ट पर है तो कम करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो करंट हमें लो करना है, हम इसको वायर को फिर नए तरीके से डिजाइन करना मुश्किल काम है। वायर तो वायर रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई वायर यूज़ करना ही करना है। ये हीट के फॉर्म में लॉस है, ये डिसिपेशन है, तो हीट के फॉर्म में लॉस उसको आप कम करने के लिए हाई वोल्ट पर सप्लाई ले आते हैं ताकि कम ही करंट से काम हो जाए। तो सोचिए कि ट्रांसफार्मर से पहले अगर हाई वोल्ट है तो वहाँ कम करंट है और आपकी ओर करंट ज़्यादा है, तो आपकी ओर करंट ज़्यादा है तो क्या है, वोल्ट कम है, वहाँ पर करंट कम है तो वोल्ट हाइयर है। V/I दोनों मिलाकर के पावर क्या है, वही होगा जो आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप भी ड्रॉ कर रहे हैं, पड़ोसी ड्रॉ कर रहा है, उधर ड्रॉ कर रहे हैं, सभी ट्रांसफार्मर से ही जूल्स ले रहे हैं, तो उस सबका मिला के उधर से आ रहा है। तो जूल्स तो उतने ही आ रहे हैं जितने आप कंज्यूम कर रहे हैं।
इवन कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं क्योंकि आप लॉस हो रहा है ट्रांसफार्मर में भी। तो हम यही काम कर रहे थे कि यहाँ 11,000 इंटू ये कम करंट है उतना होना चाहिए, यहाँ पर 220 इंटू I2, तो 220 वोल्ट है और P के बराबर होना है कि अगर हमें 500 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है सिटी के किसी पार्ट में, वैसे मेगावाट में भी लिखते हैं कि सिटी वगैरह के लिए तो मेगावाट भी जरूरत पड़ेगी, तो अगर कितना मेगावाट लेना है वो ठीक है इतना है, तो लो वोल्ट पर लेते हैं तो हायर करंट होगी। तो हायर करंट बहुत पूरे वायर में नहीं होनी चाहिए, घर के आसपास है, छोटा वायर है, पोल से अपने घर में ले आए हैं वहीं पर हायर करंट है तो थोड़े वायर में है तो उतना लॉस तो आप झेल सकते हैं। लेकिन जहाँ सैकड़ों किलोमीटर से आना है और उसमें बहुत ज़्यादा करंट होगी, लॉस होगा, तो वो क्या होगा, या बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हाई वोल्ट पर सप्लाई का पर्पज़ यही है कि लो करंट से ही काम हो जाए। तो अगर ये पूरा मेगावाट या किलोवाट में है तो लो वोल्ट होगा तो बहुत हाई करंट होगा, और बहुत हाई वोल्ट होगा तो लो ही करंट से काम हो जाएगा। और लो करंट होगा तो फायदा इस बात का है कि इस ट्रांसमिशन लाइन में कम एनर्जी का लॉस होगा हीट के फॉर्म में, तो उससे हमारी एनर्जी बचेगी। और तो फिर तो यहाँ क्यों नहीं हाई वोल्ट कर रहे हैं घर के पास, क्योंकि हाई वोल्ट की सप्लाई होगी तो हमारे लिए डेंजरस है। कंजम्पशन के लेवल पर जहाँ पर ह्यूमन कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी से, वहाँ पर लो वोल्ट कर देते हैं, नहीं तो कहीं भी कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो ऐसे तो 220 वोल्ट का है तो वहाँ भी वो भी कभी भी खतरनाक बन जाता है, लेकिन अगर कहीं 1000 वोल्ट 11,000 वोल्ट पर ही अगर लेंगे तो आए दिन कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज़ होती रहेंगी और ये बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा, बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, ठीक है ना, हजार्डस बोल सकते हैं, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो उतने वोल्ट पर हम सप्लाई घर में नहीं रखते, नहीं थोड़ा भी कहीं टच हो जाएगा बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जहाँ कंजप्शन साइट है, जहाँ हम डोमेस्टिक लेवल पर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर सप्लाई, वहाँ पर वोल्ट लो करना पड़ता है। भले ही करंट हाई हो जाए लेकिन हम बचने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा लो वोल्ट कर देते हैं। लेकिन 11 जहाँ ट्रांसफार्मर से पहले वो तो ऊपर है, आपको बहुत सड़क से ऊपर काफ़ी हाइट पर उसको वायर को रखे हैं कि ह्यूमन कांटेक्ट उससे नहीं बन पाता है, तो वहाँ पर 11,000 है या 33,000 है तो ठीक है, वहाँ से हम बच सकते हैं। तो वहाँ लो करंट करने के लिए, हालांकि वहाँ भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, मंकीज़ हैं, बर्ड्स हैं, हालांकि उनके लिए तो थोड़ा अपना उनका प्रोटेक्शन है कि एक ही वायर पर जब वो बैठेंगे तो एक ही वायर पर बैठेंगे, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल बस होगा, तो उससे बच जाते हैं। लेकिन अगर दो वायर को टच कर गए तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा और कभी कभी ऐसा होता भी है, उनको अनफॉर्चुनेटली लॉस होना पड़ता है। तो इस तरह से यही है रिक्वायरमेंट ट्रांसफार्मर की, यही है, इसीलिए है कि हम लो वोल्ट इसलिए करते हैं कि खतरे से बचना है, डेंजरस ना बहुत ज़्यादा हो, और हाई वोल्ट इसलिए करना है कि कम करंट से काम चल जाए। तो ट्रांसमिशन लाइंस में जो रास्ते में हम ड्रॉ ले रहे हैं, सप्लाई वहाँ से आ रही है, तो लाख वोल्ट, 4 लाख वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट, ऐसे उतने हाई वोल्ट पर ले आते हैं ताकि कम करंट से काम हो जाए और रास्ते में जो लॉस हो वो मिनिमम हो जाए। और जहाँ कंजप्शन साइट है वहाँ पर वोल्ट लो करते हैं। एंड फॉर दिस पर्पज यू रिक्वायर अ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का यही रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर क्यों ज़रूरी है, हाई क्यों करना है, लो क्यों करना है। जहाँ बन रहा है वहाँ भी इतना हाई नहीं होता, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ भी हाई नहीं होता, वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर करके जो ट्रांसफार्मर लो वोल्ट को हाई वोल्ट में ट्रांसफॉर्म करे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और जो हाई वोल्ट को लो में कन्वर्ट करे वो क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इन ट्रांसफार्मर्स को हम यूज़ करते हैं। तो क्या करता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर दो तरह, दिस इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस which can transform high voltage low current supply to low voltage high current
सप्लाई हाई करंट सप्लाई, ओके, और a low voltage high current supply to high voltage low current सप्लाई, ओके। तो जो ये वाला काम करता है यहां, ये ट्रांसफार्मर कौन सा, हाई वोल्टेज लो करंट सप्लाई को लो वोल्टेज हाई करंट सप्लाई में जो कन्वर्ट करता है, वो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को आप स्टेप डाउन कहेंगे, और ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सो दिस ट्रांसफार्मर इज स्टेप डाउन, ओके, ट्रांसफार्मर। और ये वाला जो है नीचे, ये सप्लाई क्या करता है, लो वोल्टेज हाई करंट सप्लाई को हाई वोल्टेज लो करंट सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो हाई लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके, ये हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर, और अब ये काम कैसे करते हैं। सो डेफिनेटली दिस ट्रांसफार्मर हैज a set of two coils or set of coils you can say, okay, and works on the principle of electromagnetic induction or you can say mutual induction। तो एक कॉइल में हम करंट पास करते हैं, बाहर से जो सप्लाई आती है इनपुट देते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, उसके पास में दूसरी कॉइल का सेट है, वहाँ में क्या होगा, अपने आप ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसी को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। A transformer can say has two sets of coils, okay, or simply two coils। कभी कभी तो बस ज्यादातर में तो क्या होगा, बस दो ही कॉइल होंगे, two coils, okay, primary and secondary coils, primary and secondary coils, okay। तो अब ये क्या करते हैं, हम जो बाहर से सप्लाई आती है इनपुट, वो प्राइमरी पर अप्लाई करते हैं और सेकेंडरी पर हमें आउटपुट मिलता है, okay। इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड across the primary coil, okay, and output voltage is obtained, and output voltage is obtained between the terminals of secondary coil, between the terminals of secondary coil, ओके। तो यहाँ दिखाए हुए ये प्राइमरी कॉइल मान लेते हैं, ये प्राइमरी कॉइल है, और यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी कॉइल है, ऐसे, ठीक। यहाँ पर भी ये प्राइमरी कॉइल आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल है, इसके टर्मिनल्स यहाँ दिखाए हुए। तो इन्हीं प्राइमरी कॉइल के टर्मिनल्स हैं, इनके बीच में क्या करते हैं, आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर आउटपुट, ये आउटपुट यहाँ पर मिलता है, ठीक।
और यहां इनपुट। ओके, तो ये कॉइल्स क्या होती हैं, ये सॉफ्ट आयरन कोर पर ऐसे वाइंड कर किए होते हैं। एंड देयर आर टू मैकेनिज्म्स ऑफ वाइंडिंग कॉइल्स इफ दीज कॉइल्स आर वाउंड ऑन अपोजिट लिम्ब्स ऑफ कोर, ये अपोजिट पार्ट्स यहां पर इधर और इधर ये, अदरवाइज दे आर वाउंड वन ओवर द अदर। ओके, एक के ऊपर दूसरा कॉइल, ओके, वन कॉइल इज वाउंड ऑन द टॉप ऑफ द अदर, इसके ऊपर। तो ये ट्रांसफार्मर आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो घरों में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर इतने बड़े आते हैं, आप उनको आप देख सकते हैं कि यही कॉइल है, यही ट्रांसफार्मर। both coils are wound over the same core, either on opposite limbs or one on the top of the other। एक के ऊपर दूसरा वाइंड किए होते हैं, या तो ऐसा या तो यहां अपोजिट साइड्स में। ठीक है, टर्न्स इनके अलग हो सकते हैं, टर्न्स पर डिपेंड करेगा कि ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। ओके, ट्रांसफार्मर कोर is a laminated soft iron core so principle so a transformer works on the principle of mutual induction between two coils ओके। तो यहां पर अगर किसी में अगर एक कॉइल में आप करंट पास करते हैं तो दूसरे में भी वो फ्लक्स लिंक होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इफ a current is set up in one coil, okay, the magnetic flux linked to both। तो दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स एक में अगर मैग्नेटिक ये करंट अगर हम पास करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों में लिंक होता है। जैसे यहाँ पर अगर इसमें करंट पास होगी प्राइमरी कॉइल में तो क्या होगा, यहाँ पर ये पूरे लूप में ये क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस होंगी। और मान लेते हैं ऐसा जो भी होगा वो तो डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है, क्योंकि यहाँ अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है बहुत जल्दी जल्दी। तो फिर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। बट व्हाट एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स हियर लिंक्ड टू फर्स्ट और प्राइमरी कॉइल, द सेम फ्लक्स ओके विल बी लिंक्ड टू द अदर कॉइल। ओके, गिवन दैट ट्रांसफार्मर डिजाइन इज वेरी गुड एंड देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, जितनी लाइंस यहाँ बन रही है मैग्नेटिक लाइंस वहाँ पर भी लिंक हो रही हैं। तो ऐसा क्या होगा,
तब इसमें यहाँ अगर करंट चेंज होगी तो यहाँ फ्लक्स चेंज होगा, तो यहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा और यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। बोथ कॉइल्स, if any change in current flowing in first coil, flowing in one coil will change the flux linked to the other coil. So this change will induce EMF in the other coil. Okay, this change in magnetic flux, change in magnetic flux will induce EMF in the second coil. Okay, तब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन है ऐसे ही ये काम करता है। तो होगा क्या कि मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल में N1 टर्म्स हैं या NP टर्म्स हैं, सेकेंडरी कॉइल में NS टर्म्स हैं, NS टर्म्स हैं, टर्म्स जो नंबर ऑफ टर्म्स उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, और फ्लक्स लिंक होता है कितना, हर टर्न से। जैसे यहाँ पर जितना फ्लक्स लिंक्ड है या कि जितनी लाइंस यहाँ पर हर टर्न में है उतनी लाइंस यहाँ हर टर्न में है, तो मान लें कि ये फ्लक्स फाई लिंक हो रहा है। तो चलिए एज्यूम करते हैं, ये एक साथ कर जाते हैं, ऐसा हम लोग कर चुके हैं इसलिए। ओके, सपोज a voltage Vp is applied to the primary coil, applied across the primary coil, and the instantaneous flux linked to each turn of the coils is phi। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं, पहले में कितने हैं, सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेट द नंबर ऑफ टर्न्स in the primary and secondary coils, in the primary and secondary coils are NP and NS respectively. Then flux linkage of the coils, then flux linkage of the coils are N1 phi or NP phi and NS phi respectively. Okay? तो अभी अब क्या होगा, अगर ये चेंज होता है फ्लक्स टाइम के साथ तो डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा।
और जो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट इंड्यूस होगा, और जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा वही क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। इफ flux phi changes with time due to variation in the alternating input, okay, then in the primary coil EMF induced against the applied voltage is epsilon p equals minus d dt of n p phi, or you can say here this is how much, minus n p d dt of phi. Okay, so this implies that Vp is equal to Np d dt of phi. तो फिर ये एक रिजल्ट, और जो सेम टाइम EMF will be induced in the secondary coil, okay, same time EMF will be induced in the secondary coil, will appear as output voltage. Okay, आउटपुट वोल्टेज यही होगा अगर कॉइल ओपन है तो। सो एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन s equals minus ns d dt of phi. So this will be output, this will be output, V output voltage Vs, you can say Vs equals minus ns d dt of phi. Okay, so we are interested in magnitudes only. कितना ये है वही हमारे लिए जरूरी है। ये फेज प्लस माइनस अपोजिट फेज में है, इनपुट का फेज और आउटपुट का फेज अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव आ रहा है, यहाँ निगेटिव नहीं आ रहा है, तो फिर हम इसको इग्नोर करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड्स हम बस ले, ये तब होता है जबकि सेकेंडरी कॉइल ओपन है, कहीं और सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। ओके, इफ सेकेंडरी कॉइल इज ओपन, सेकेंडरी कॉइल इज ओपन, यहां पर इसकी बात जब हम किए थे प्राइमरी कॉइल में, ये वोल्टेज मीन्स Vp इक्वल्स माइनस एप्सिलॉन P, ये तभी होता है, आप LCR सर्किट पढ़े हुए हैं, अगर इसमें प्राइमरी कॉइल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो होगा ही,
लेकिन कम होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि यहाँ कोई इंटरनल लॉस नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो इंड्यूस्ड वाला क्या होता है, इंडक्टर के क्रॉस होता है। अगर इसमें रेजिस्टेंस है तो आप समझ सकते हैं इसको कैसे, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक इंडक्टर है और इसी में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ऐसा सोच सकते हैं। तो इंड्यूस्ड वाला तो हम इंडक्टेंस इंडक्टर के क्रॉस लेते हैं, और यहाँ पर लॉस जो हो रहा है यहाँ पर भी वोल्ट होगा, तो इंड्यूस्ड वाला कम होगा अप्लाइड से, क्योंकि अप्लाइड वाला क्या होगा, इंडक्टर के क्रॉस जो इंड्यूस्ड है वो होगा, और यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो लगा हुआ है वो होगा, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर ये नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर कॉइल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अप्लाइड वाला क्या होगा, इंड्यूस्ड के इक्वल होगा और अपोजिट होगा। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये रेजिस्टेंस ये तभी होगा व्हेन देयर इज नो ओमिक रेजिस्टेंस, देयर इज नो ओमिक रेजिस्टेंस in the coil, okay, in the primary coil, in the primary coil, sorry थोड़ा ये नीचे लिखना पड़ रहा है, okay, primary coil, ये छूट गया तो थोड़ा उसको सुन लीजिए, वही पर्याप्त है। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ है, ये प्राइमरी में अप्लाइड वोल्टेज इंड्यूस्ड, उसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसके इक्वल तब होगा जब प्राइमरी कॉइल में कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होगा, याद रखिए इसको, इससे क्वेश्चन बन सकता है कहीं पर भी। और आउटपुट क्या होगा, Vs, वो इसमें इंड्यूस्ड के इक्वल हो सकता है। ओके, मीन्स Vs क्या है, इंड्यूस्ड के इक्वल तभी हो सकता है जब ये यहाँ पर ओपन है, यानी बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो इंड्यूस्ड वाला इसके इक्वल है, ऐसा है। हम जनरली कह रहे थे ना कि हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होते हैं जनरली, तो क्या करते हैं, सो वी आर, सिंस वी आर इंटरेस्टेड in magnitude of output only, magnitude of output only, okay, therefore we can write, therefore we write okay, what, Vs equals Ns d dt of phi, d dt of phi। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम पूरी तरह अच्छी तरह यहाँ पर बता रहे हैं वो है। तो यहाँ पर क्या होगा, सो फ्रॉम अबव इक्वेशंस, फ्रॉम अबव डिस्क्रिप्शन, ओके, वी हैव Vs upon Vp equals Ns upon Np, ओके, ये होता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो देखिए जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स हायर होंगे वहां वोल्टेज भी हायर होगा। देखिए अगर Ns सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर टर्न्स ज़्यादा हैं तो Vs भी क्या होगा, Vp से हायर होगा। सो डेफिनेटली हियर इफ Ns is greater than Np, then Vs will be greater than Vp in magnitude, और दोनों अपोजिट फेज में होंगे, इनपुट आउटपुट आपको बता दिया पहले ही, तो इसका ध्यान रखिए। दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर,
नेक्स्ट, if ns is less than np, then vs is less than vp। तो जो अप्लाई कर रहे हैं उससे कम क्या होगा, आउटपुट होगा। इसका मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आप बहुत सारा यूज करते हैं यहाँ। सो दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस इज फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये कंडीशन है। अब क्या हो जाएगा, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें लॉस नहीं होगा, तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होगा। इफ ट्रांसफार्मर इज आइडियल, ट्रांसफार्मर is ideal one, okay, that is no dissipation of energy during transformation, during the transformation, then input power equals output power VPIP के प्राइमरी कॉल में करंट क्या हो जाएगा, आउटपुट VSIS। सो दिस इंप्लाइज दैट Vs upon Vp equals Ip divided by Ia. So we have Vs upon Vp equals Ip upon Is, and this is equal to Ns upon Np, and this ratio is called transformation ratio. This is R, okay, this is transformation ratio. So this is ratio of output voltage to input voltage, this is transformation ratio। याद रखिए क्या बोल रहे हैं, this is ratio of transformation, this is ratio of output voltage to the input voltage is called transformation ratio, okay, transformation ratio। यस इट इज देयर। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में था। हम लोग अभी ट्रांसफार्मर में और कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लॉसेस हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉस होना ही होना है, हीटिंग इफेक्ट होना है, उसमें हमिंग लॉस है, तो ये इस तरह से कई लॉस होते हैं। तो लॉस, ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, काफ़ी बड़ा हो चला। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया जो चीज़ था इससे रिलेटेड बताने की, और फिर उम्मीद है आप जुड़ेंगे। पूरा वीडियो आप जरूर देखे होंगे और वीडियो को शेयर करिए, साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।